तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी को हमारे एसके क्रांतिकारी एकेडमी में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आप सभी लोगों के लिए सुपर 30 क्वेश्चन। ये जो सुपर 30 क्वेश्चन का सीरीज़ है, इसका डे 1 है और ऐसे ही करके हम आप सभी लोगों के लिए सुपर 30 क्वेश्चन डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 कर लाते रहेंगे। समझ रहे हो ना? तो चलो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? तो देखो, आप सभी लोग जानते हो कि इस पृथ्वी पर जितने भी पदार्थ हैं ना, वो सभी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। समझ रहे हो? और उन्हीं पदार्थों में से कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो एक प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो एक से अधिक क्या होता है, जो एक से अधिक प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। जो एक से अधिक प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। जो एक प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, पता है इसको क्या कहा जाता है? जो एक प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है, इसको तत्व कहा जाता है। समझ रहे हो? और जो एक से अधिक प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है, और वो भी निश्चित अनुपात में परमाणु होनी चाहिए, तो इनको यौगिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यौगिक कहा जाता है। और आप लोग जानते हो कि अभी तत्व है क्या, अभी जो है वह तत्वों की संख्या 118 तत्व की संख्या है। समझ रहे हो ना? और इन 18 तत्वों में से कुछ तत्व प्राकृतिक तत्व होते हैं, कुछ तत्व प्राकृतिक है, और कुछ तत्व को मानव द्वारा बनाया गया है। क्या है? मानव द्वारा इसको मानव द्वारा बनाया गया है। अब ये जो प्राकृतिक तत्व है, क्या प्राकृतिक तत्व है, इस प्राकृतिक तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो प्राकृतिक तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु मिलते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? देखो, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि दो या दो से अधिक, क्या है, दो या दो से अधिक तत्व मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग से बने पदार्थ कहलाता है। तो आपको हमने अभी बताया है कि इस पृथ्वी पर जितने भी पदार्थ हैं, क्या है, इस पृथ्वी पर जितने भी पदार्थ है, क्या है, इस पृथ्वी पर जितने भी पदार्थ हैं, वो सभी पदार्थ परमाणु से मिलकर बने होते हैं। और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो एक प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो एक से अधिक प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। क्या होते हैं? अधिक प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। जो एक प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, इसको इसको जो है तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको तत्व कहा जाता है। जो एक से अधिक प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है, लेकिन उसमें परमाणु जो है वो निश्चित अनुपात में, क्या है, उसमें जो है वो निश्चित अनुपात में होना चाहिए, तब इसको हम लोग यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? तब इसको हम लोग यौगिक कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि देखो, निश्चित अनुपात में क्या होता है, जो परमाणु होना चाहिए वो निश्चित अनुपात में होना चाहिए। अगर हम देखो इसको चलो इसको अगर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझे, तो देखो, जैसे कि आप सभी जानते हो H2O। क्या है? H2O। H2O मतलब क्या होता है पता है? H2O मतलब जल होता है। जल में क्या होता है? इस जल में क्या है, दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। क्या होता है? दो परमाणु है। हाइड्रोजन के दो परमाणु है गुने एक बराबर कितना हो जाएगा? 2 है। अब देखो, ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 16 होता है, और जल में कितने ऑक्सीजन थे? एक अणु थे, इसीलिए कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो अब देखो, 2:16। अगर आप इसको काटोगे तो 1:8, मतलब कि जो जल है, जल में
हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का अनुपात कितना है? 1:8 है। अगर देखो 1:8 है, अगर इसमें कॉन्सेप्ट क्या निकलता है, अगर मान लो कि क्या हम जल हाइड्रोजन के 3 अणु प्लस ऑक्सीजन के 2 अणु अगर हम मिलाएंगे तो क्या जल का निर्माण होगा? जल का निर्माण नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु को जब हम आपस में मिलाएंगे उसके बाद ही हम किसका? जल का निर्माण कर सकते हैं। जल का निर्माण तभी होगा जब हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात जो है वो 1:8 होनी चाहिए। तो समझ रहे हो, 1:8 होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखो क्या बोल रहा है कि 2 या 2 से अधिक तत्व के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या? यौगिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा यौगिक। तो यौगिक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो? चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर, क्या है? 3 नंबर क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन कहता है कि देखो 2 या 2 से अधिक, क्या है? 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ को किसी भी अनुपात में हम मिला देने से क्या बनवाता है? देखो अभी ने आपको बताया था कि अगर पदार्थ जो है वो किसी भी अनुपात में रहेगा, अगर मान लो कि अगर पदार्थ है, क्या मान लो यह पदार्थ है, पदार्थ कितने? पदार्थ जो है वह परमाणुओं से मिलकर बना होता है, जिसमें जो है वो एक से अधिक प्रकार के परमाणु होता है। एक से अधिक क्या होता है? एक से अधिक प्रकार के परमाणु होता है। अगर वो परमाणु निश्चित अनुपात में है, क्या है? निश्चित अनुपात में है। अबे यार, अगर वो परमाणु निश्चित, क्या है? अगर वो परमाणु निश्चित अनुपात में है, समझ रहे हो? किसमें? निश्चित अनुपात में है, उसके बाद क्या बनता है? उसको हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। लेकिन वो निश्चित अनुपात में नहीं है, क्या? निश्चित अनुपात में नहीं है, तब उसको हम क्या कहते हैं? तब उसको मिश्रण कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे हो? चलो अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगली क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाए जाते हैं वो क्या कहलाता है? देखो धातु और अधातु दोनों का गुण होता है, उसमें क्या, उसे क्या कहते हैं? तो आपने अक्सर ऐसे देखे होंगे कि मान लो यह क्या है, ये कढ़ाई है और इसमें जो है वो डंठल लगा हुआ है। अगर आप इसे आग के नीचे दोगे, या अगर आप इसे आग के नीचे दोगे तो कुछ समय के बाद यह जो है, यह डंठल आप पकड़ोगे तो आपको पता है हाथों में जलन होगा। क्यों? क्योंकि ऊष्मा तो आप यहाँ पर दे रहे हो, लेकिन ऊष्मा का स्थानांतरण होकर ऊष्मा कहाँ पर आ गया है? यहाँ पर आ गया है। समझ रहे हो ना? तो मतलब कि वैसे पदार्थ जो ऊष्मा तथा विद्युत को अपने अंदर से क्या होता है? आने जाने के लिए देता है, वैसे पदार्थ को, पता है, वैसे पदार्थ को हम धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु कहते हैं और धातु कहते हैं। समझ रहे हो ना? अगर आप इसी में मान लो एक लकड़ी ले लो, इतना बड़ा लकड़ी है, क्या होता है? इतना बड़ा लकड़ी है, हाँ ये सब क्या है? लकड़ी। अगर आप इसमें आग जला दो, जब आप आग जलाओगे तो आप एनालिसिस करना कि क्या यहाँ पर आप आग यहाँ पर जला रहे हो, लेकिन क्या यहाँ पर गर्म हो रहा है? क्या यहाँ पर गर्म हो रहा है? क्या यहाँ पर गर्म हो रहा है? नहीं, यहाँ पर गर्म नहीं होगा। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि वैसे पदार्थ जो अपने अंदर से ऊष्मा तथा विद्युत को आगमन करने के लिए यानी आवागमन करने के लिए नहीं देता है, तो वैसे पदार्थ को हम अधातु कहते हैं। समझ रहे हो? क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं? देखो बाबू, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें धातु और प्लस अधातु, क्या है? अधातु दोनों का गुण मिलता है। क्या? इन दोनों का गुण मिलता है। तो
कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण मिलता है, उसको हम उपधातु कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको उपधातु कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा पता है? ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे उपधातु कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे उपधातु कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो अगले क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक होता है? तो देखो कि कुछ ऐसे धातु होते हैं, क्या कुछ ऐसे धातु होते हैं जो धातु होते हुए भी वह अपने अंदर से, समझ रहे हो, विद्युत तथा ऊष्मा को आवागमन करने के लिए नहीं देते हैं। समझ रहे हो? तो बताओ इनमें से कौन है? ऑप्शन नंबर ए हो जाता है टीन, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है कॉपर, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है लेड, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है निकेल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा पता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जो लेड। इसका राइट आंसर हो जाएगा लेड। मतलब कि ये जो लेड है पीवी जो है यह अपने अंदर से जो है विद्युत ऊष्मा को आगमन करने के लिए नहीं देता है, आवागमन करने के लिए नहीं देता है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत आई होप नहीं हुआ होगा। चलो आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, छठा नंबर क्वेश्चन देखो। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जीव विज्ञान, क्या है? जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ऑप्शन नंबर ए अरस्तु ने, ऑप्शन नंबर बी पुरकिंजे ने, ऑप्शन नंबर सी वॉन मॉल ने, ऑप्शन नंबर डी लैमार्क ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लैमार्क ने सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। समझ रहे हो ना? चलो अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं। चलो 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि जीव विज्ञान के जनक यानी कि द फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है पता है? देखो जीव विज्ञान का जनक जो है वह अरस्तु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर। क्वेश्चन नंबर 8वां देखो, जंतु विज्ञान, क्या जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी के जनक कहलाते हैं। जूलॉजी के जनक कहलाते हैं। जंतु विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो अरस्तु है, अरस्तु को ही जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। समझ रहे हो? चलो अगली क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? क्या है? वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है? थियोफ्राटस को वनस्पति शास्त्र का जनक कहा जाता है। तो चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि थियोफ्रेटस क्या हो जाएगा? थियोफ्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। तो चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगली क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा सिविलाइजेशन अर्थात हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है कि 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व,
2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व से लेकर 1800 ईसा पूर्व, या फिर निश्चित नहीं हो सकता है। तो देखो इसमें कुछ पॉइंट हम बता देना चाहता हूँ कि देखो अगर हम कार्बन डेटिंग के अनुसार यानी कि C14 जिसको कार्बन डेटिंग कहते हैं, कार्बन डेटिंग के अनुसार अगर हम हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो काल देखें तो कार्बन डेटिंग के अनुसार जो है वह 2500 कितना 2500 BC से लेकर 1750 क्या 1750 BC तक माना जाता है। और अगर हम जॉन मार्शल क्या जॉन मार्शल अगर हम जॉन मार्शल के अकॉर्डिंग देखें तो जॉन मार्शल ने 3250 से लेकर 2750 BC तक इसके काल बताया था, समझ रहे हो। लेकिन हम लोग जो है ये जो कार्बन डेटिंग है, कार्बन डेटिंग के अनुसार ही चलेंगे, यानी कि यही मान्यता है, यही माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है जिसके हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, समझ रहे हो ना। इसके जो है क्या होता है, इसके जो होता है सर्वोत्तम मान्यता प्राप्त जो है काल जो है कितना है 2500। इसका राइट क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक, समझ रहे हो ना। अब हम चलते हैं, लेकिन अब देखो इसमें एक पॉइंट और जोड़ लो कि अब देखो जो जॉन मार्शल थे, क्या जॉन मार्शल क्या है, जो जॉन मार्शल थे, जॉन मार्शल ने ही सर्वप्रथम क्या है, जॉन मार्शल ने ही सर्वप्रथम जो है वो हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से संबोधित किया था। क्या हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से ही संबोधित किया था, समझ रहे हो। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। मतलब ये पूछ रहा है कि इन चारों सभ्यता में से कौन सी सभ्यता है जिसके समकालीन सिंधु घाटी सभ्यता नहीं थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समझ रहे हो ना। ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी सिंधु घाटी सभ्यता। अब क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। चलो 13 क्या कहता है, देखो 13 कहता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विकसित है। बोल रहा है कि बताओ सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विकसित है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है, ऑप्शन नंबर बी के देखो, ऑप्शन नंबर बी कहता है राजस्थान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, बंगाल। ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। ऑप्शन नंबर डी कहता है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, समझ रहे हो ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या पता है, गैस करो, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14, सिंधु घाटी की सभ्यता, क्या सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। यही ना, सिंधु घाटी की सभ्यता में जो घोड़ा है, घोड़े के अवशेष कहाँ से मिला है। ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, सुरकोटदा। ऑप्शन नंबर बी वनाली। ऑप्शन नंबर सी मांड। ऑप्शन नंबर डी कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, ए सुरकोटदा। सुरकोटदा से हमें घोड़े के अवशेष मिले हैं, समझ रहे हो।
अब अगली क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है देखते हैं। चलो देखो, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? क्या सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, पहले आप गैस करो। देखो ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। सिंधु घाटी स्थल में कालीबंगा जो है वो राजस्थान में स्थित है। समझ रहे हो, कहाँ पर? राजस्थान में स्थित है। चलो अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगली क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कितना, 16। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो ऑप्शन नंबर ए पुष्कर द्वीप, ऑप्शन नंबर बी जम्बू द्वीप, ऑप्शन नंबर सी कांच द्वीप, ऑप्शन नंबर डी कुश द्वीप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप को पता है प्राचीन अब देखो, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष को जम्बू द्वीप कहा जाता था। तो चलो अब अगली क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। ये सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? देखो सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीक भाषा में भारत के लिए पता है इंडिया शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। अब आगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। अब ये क्या कहता है? देखो दक्षिण सीमा है, मतलब कहता है देखो भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है? भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा, ऑप्शन नंबर ए 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन नंबर बी 7 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन नंबर सी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन नंबर डी 6 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगली क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 19 देखो, भारतीय मानक समय आधारित है। जो बोल रहा है भारतीय मानक समय आधारित है। देखो ऑप्शन नंबर ए क्या है? 80 डिग्री पूर्वी देशांतर, ऑप्शन नंबर बी 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर, ऑप्शन नंबर डी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर और 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर। समझ रहे हो? चलो अगली क्वेश्चन है, अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। यानी कि इस क्वेश्चन के कहने का मतलब ये हुआ कि जो मानक समय रेखा है, क्या जो मानक समय रेखा है, देखो जो मानक समय रेखा है आखिर वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर ए क्या है? देखो ऑप्शन नंबर ए दिल्ली के समीप, ऑप्शन नंबर बी क्या है? कोलकाता के समीप, ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद के समीप, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका आंसर? बताओ। देखो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद। क्या हो जाएगा? इलाहाबाद। देखो मानक समय रेखा जो है वह मानक समय रेखा इलाहाबाद क्या है? इलाहाबाद में क्या होता है? 82 क्या होता है कि इलाहाबाद में मानक समय रेखा इलाहाबाद में 82.5 डिग्री क्या होता है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर
डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के समीप मिर्ज़ापुर से होकर गुजरता है। क्या 82 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 20। क्या क्वेश्चन नंबर 21। देखो चलो अब क्वेश्चन 21 नंबर स्टार्ट करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इरेटोस्थनीज। क्या इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है। चलो अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगली क्वेश्चन, भारत को एक अलग अध्ययन शास्त्र में, क्या है, भारत को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का, देखो क्वेश्चन नंबर, चलो चलते क्वेश्चन नंबर 22। देखो भारत को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? तो 22 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, इरेटोस्थनीज को कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं अगली क्वेश्चन। अब देखो 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भूगोल के लिए ज्योग्राफी, क्या भूगोल के लिए ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इरेटोस्थनीज हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि ज्योग्राफी, क्या है, ज्योग्राफी, ये जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा दी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूगोल। क्या है? ऑप्शन नंबर ए। देखो भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ रहे हो? अब चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 25। देखो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि भारत का परमाणिक समय, क्या है, माफ़ कीजिएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, क्वेश्चन नंबर 25, देखो क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने का, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। यह किसने कहा था? क्या है? भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, यह किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि वारेनियस को कहा जाता है। इसे श्रेय किसे दिया जाता है? वारेनियस को श्रेय दिया जाता है। समझ रहे हो ना? अगली क्वेश्चन क्या है? अगली क्वेश्चन की ओर चलो चलते हैं। अगली क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है कि देखो निम्न में से कौन ना तो तत्व है और ना ही यौगिक? निम्नलिखित में से कौन ना तो तत्व है ना ही यौगिक? वायु ना तो तत्व है और ना ही यौगिक, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगली क्वेश्चन देखो, अगली क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्या कहता है? पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? तो देखो आप लोगों ने पढ़े होंगे कि ये जो पदार्थ है ना बाबू, आप लोगों ने पढ़े होंगे कि पदार्थ को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 भागों में। एक ठोस, एक पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा नंबर पर गैस, चौथा नंबर पर प्लाज्मा और 5वां नंबर पर बोर्श आइंस्टाइन। क्या? 5वां नंबर पर बोर्श आइंस्टाइन के द्वारा। 5वां नंबर पर कौन आता है? बोर्श आइंस्टाइन। चौथा प्लाज्मा, तीसरा गैस, दूसरा द्रव और पहला ठोस। तो क्वेश्चन पूछ रहा है
क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन पूछ रहा है कि पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है, कौन है, ठोस है, द्रव है, गैस है कि प्लाज्मा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या, प्लाज्मा। प्लाज्मा जो आता है वो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। चलो अगली क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, रेत एक यौगिक है। समझ रहे हो। चलो अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है कि ये जो विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर क्या है। विरंजक चूर्ण अर्थात ब्लीचिंग पाउडर क्या है, तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है या प्रूफ है। तो यह एक प्रकार के यौगिक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हो। चलो अगली क्वेश्चन 30 नंबर क्या कहता है। 30 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है। तो ग्रेफाइट, पहला ऑप्शन नंबर ए ग्रेफाइट, कांच, पीतल, इस्पात। तो ये जो ग्रेफाइट है यह क्या है, यह मिश्रण नहीं है। कांच मिश्रण है, पीतल है और इस्पात, ये तीनों मिश्रण है और यह मिश्रण नहीं है। चलो अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ चलो 30, देखो आज हम आप लोगों को 30 कितनी बाबू 30 सुपर क्वेश्चन करवाए। समझ रहे हो न? अब हम क्या होता है, यह डे क्या होता है, डे फर्स्ट था। अब हम जो है वो कल ले क्या होता है, कल आप लोगों के लिए डे 2 लाएंगे। समझ रहे हो, वो भी मोस्ट 30 क्वेश्चन। क्या है, मोस्ट 30 क्वेश्चन। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलो अब अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।